हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम ग्रोन पीसीएस में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस की कुल 10 प्रश्न, और ये इस प्रैक्टिस सीरीज का 5वां सेट है जो आने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जैसे डीएसएसबी की जो पीजीटी या टीजीटी होती है उसके लिए काफ़ी उपयोगी है। साथ ही साथ केवीएस और एनबीएस की जो पीजीटी है उसके लिए भी काफ़ी उपयोगी है। तो आप इसको ज़रूर सॉल्व करें। मुझे पूरी विश्वास है कि आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, आप उसे भी प्रेस कर दें। दोस्तों में आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज रिकर्सन। यहाँ पे 4 सॉर्टिंग की एल्गोरिथम दी हुई है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सॉर्टिंग की एल्गोरिथम है यूज करके और अनसॉर्टेड डेटा को सॉर्ट करता है। तो रिकर्जन जो है फंक्शन कॉलिंग की एक मेथड है जिसमें फंक्शन खुद को कॉल करता है। यदि कोई फंक्शन आप बना रहे हैं सी या सी प्लस प्लस के अंदर और आपने उस फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के माध्यम से नहीं, खुद उसी के माध्यम से यदि उसको आपने कॉल करा दी तो ऐसे फंक्शन कॉल की जो मेथड होती है उसको हम लोग बोलते हैं रिकर्सिव कॉल। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सी ऑप्शन मर्ज सॉर्ट जो है रिकर्सन कॉल के माध्यम से अनसॉर्टेड डेटा को सॉर्ट करता है। साथ ही साथ आप एक नाम और याद रखिएगा, इसमें क्विक सॉर्ट भी जो है वो भी आपको रिकर्सन के माध्यम से अनसॉर्टेड डेटा को सॉर्ट करता है। दोनों सॉर्ट मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट दोनों डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड को यूज करता है। और डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड को थोड़ा सा यदि जानना चाहे तो इसको इस तरीके से जान सकते हैं कि जो बड़ी लिस्ट होती है लार्ज लिस्ट को छोटे छोटे लिस्ट में डिवाइड कर देता है और फिर उसके बाद छोटे छोटे लिस्ट को सॉर्ट करके और एक साथ फिर उसको मर्ज कर देता है। इस तरीके से ये दोनों सॉर्ट में ये कॉमन बात है कि दोनों रिकर्सन का यूज करता है और दोनों डिवाइड एंड कॉन्कर का यूज करता है। एग्जामिनेशन में कभी कभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पूछ ली जाती है या फिर आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे थोड़ा सा फटाफट से हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आप देख रहे होंगे कि इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है सब एक इक्वल है। यहाँ पे आप देखिए ऑर्डर ऑफ एन, यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ एन है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। इसको और यहाँ हीप सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट का तो एकदम बिल्कुल ही बराबर है। तो आपको इसको याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। आप इसको किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको इस तरीके से याद किया कि जैसे आई बी एक वर्ड लिख दिया, आई बी से आपको याद होगा इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, और आई बी ऑन और ऑन स्क्वायर ये इंसर्शन और बबल सॉर्ट के लिए हो गई। एच एम हेड मास्टर और इसके लिए ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। अब इसमें आई वी में आई का हो गया इंसर्शन, बी का हो गया बबल, एच एम में एच का हो गया हीप और एम से मतलब हो गया आपका मर्ज सॉर्ट। इस तरीके से आप इसको आप याद कर सकते हैं। आप अपना किसी तरीके से आप बना सकते हैं, मैंने इसी तरीके से बनाया था। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है मैकेनिज्म दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस इज नोन एज। डोमेन नेम का मतलब है आमतौर पे जो आप और हम वेबसाइट देखते हैं जो यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे जनरली आप यूज करते होंगे www.gmail.com या फिर yahoomail.com। ये जो है ना ये आपको डोमेन नेम है। लेकिन नेटवर्किंग के अंदर डोमेन नेम से काम नहीं चलता। ये सिर्फ इसलिए है कि आपको और हमको उस साइट का नाम आसानी से याद हो जाए। एक्चुअल भी ये काम करता है कैसे, ये डोमेन नेम को एक नंबर बाइनरी नंबर फॉर्मेट में इसको चेंज करना पड़ता है। उससे पहले बाइनरी नंबर फॉर्मेट में जाने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग समझने के लिए इसको डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं इसको।
डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट के बाद फिर उसको कन्वर्ट करके आपको बाइनरी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, और कुछ इस तरीके से जो आईपी एड्रेस होती है वो लिखी रहती है। इस तरीके से आता है आईपी एड्रेस। तो ये डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कौन चेंज करता है, इसमें पूछा रहा है कि 4 ऑप्शन में से कौन इसको चेंज करता है। तो दूसरे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम से आईपी एड्रेस, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे और भी कुछ प्रोटोकॉल्स है जिसमें हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल्स है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहाँ पे जो एस है इसका मतलब होता है सिक्योर। ये जो आपको एस दिखा हुआ है इसका मतलब होता है सिक्योर। उसके बाद है आपका यूआरएल। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सेंस ये है कि इंटरनेट के ऊपर जो फाइल अवेलेबल होती है उसका कोई एड्रेस होगा, उसका कोई लोकेशन होगा, और उसी लोकेशन के माध्यम से हम उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, और उसी लोकेशन को हम लोग यूआरएल बोलते हैं। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से फाइल को ट्रांसफर की जाती है 2 यूनिट या 2 डिवाइसेस के बीच में। और डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, जिसके बारे में अभी हमने जिक्र किया कि डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसके ध्यान में रखें। साथ ही साथ आप इसके पोर्ट नंबर भी आप ध्यान में रखें। पोर्ट नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, ये सभी का वेल नोन पोर्ट नंबर की कैटेगरी में आता है ये। तो HTTP का जो पोर्ट नंबर है वो 80 है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर का जो पोर्ट नंबर है वो 443 है। FTP का पोर्ट नंबर है 20 और DNS का पोर्ट नंबर है 53। ये वेल नोन पोर्ट नंबर है, इसलिए सीधे तौर पे आपसे एग्जामिनेशन में ये पूछ ले। तीसरा प्रश्न है, द यूनिट रिसीविंग द आइटम रिस्पॉन्ड विथ another control signal to acknowledge receipt of data. This type of arrangement between two independent unit is known as। ये जो क्वेश्चन है आपको एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर से है। यदि आपने एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर यदि आप पढ़ा होगा, यदि आपको याद है, तो उसके अंदर डेटा ट्रांसफर करने के लिए 2 मेथड्स का यूज किया जाता है। एक का नाम है स्ट्रोब कंट्रोल और दूसरा है आपको हैंडशेकिंग मेथड। स्ट्रोब कंट्रोल के अंदर जो डेटा ट्रांसफर करने का तरीका है उसको आप यहाँ पे डायग्राम के में अनुसार आप देख सकते हैं कि जो सोर्स यूनिट है फर्स्ट क्या करता है वो कि डेटा को डेटा बस के ऊपर रख देता है, प्लेस कर देता है उसको। थोड़ी देर उसको डेटा बस पे उसको सेटल होने देता है। देन एक स्ट्रोब पल्स को वो जनरेट करता है, और स्ट्रोब पल्स जो है ये इन्फॉर्म करता है डेस्टिनेशन यूनिट को कि डेटा बस के ऊपर वैलिड डेटा अवेलेबल है, और इस तरीके से डेस्टिनेशन के पास वो डेटा इंफॉर्मेशन या फिर जो डेटा होगा वो चला जाता है कुछ टाइम तक वैलिड डेटा बस के ऊपर, और स्ट्रोब जो है एक्टिव रहता है कि उतना देर में डेस्टिनेशन उस डेटा को रिसीव कर ले। लेकिन मेजर डिसएडवांटेज है स्ट्रोब कंट्रोल का कि सोर्स यूनिट जिसने डेटा ट्रांसफर का इनिशिएट किया था उसके पास कोई ऐसा तरीका पता नहीं होता उसके पास कि वो ये जाने कि डेस्टिनेशन ने डेटा एक्सेप्ट किया या फिर नहीं किया। इसी प्रॉब्लम को हैंडशेकिंग मेथड के अंदर यहाँ पे सॉल्व किया गया है, हैंडशेकिंग के अंदर। अब ये हैंडशेकिंग में जो अप्रोच है कि जो डेटा है उसको डेटा बस के ऊपर पुट कर दी जाती है, उसके ऊपर प्लेस कर दिया जाता है, और साथ ही साथ एक वैलिड डेटा सिग्नल है उसको एक्टिवेट कर देगा, और ये डेस्टिनेशन को इन्फॉर्म करता है कि डेटा बस के ऊपर वैलिड डेटा अवेलेबल है, आप उसे एक्सेप्ट कीजिए।
जैसे ही डेस्टिनेशन डेटा को एक्सेप्ट करता है तो डेस्टिनेशन यूनिट जो है एक डेटा एक्सेप्टेड सिग्नल जनरेट करता है और इस सिग्नल के माध्यम से वो सोर्स को ये इन्फॉर्म करता है कि डेटा एक्सेप्ट हो गया। तो क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा जाए कि कंट्रोल सिग्नल टू एक्नॉलेज रिसिप्ट ऑफ डेटा। तो हैंड शेकिंग मेथड के अंदर डेटा रिसिप्ट होने की इंफॉर्मेशन जो है डेस्टिनेशन सोर्स को सेंड कर देता है कि डेटा रिसीव हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हैंड शेकिंग मेथड। आपको ध्यान रखना चाहिए एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर के अंदर ये दोनों मेथड यूज किया जाता है, स्ट्रोब कंट्रोल और हैंड शेकिंग मेथड। मल्टीटास्किंग के बारे में आप जानते होंगे, कोई ऐसा कंप्यूटर है जो एक बार में ही मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करता है। पिगीबैक, ये ऑप्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग इस डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक होस्ट है, होस्ट ए और होस्ट बी। होस्ट ए जब डेटा सेंड करता है तो ये डेटा यहाँ बी के पास रिसीव होगा और उसी टाइम बी भी यदि जब डेटा रिसीव कर रहा है उसी टाइम में जब बी को भी कोई डेटा सेंड करना है ए को, तो ए क्या करता है कि डेटा के साथ एक्नॉलेजमेंट भी उसके साथ उसको भेज देता है। तो ये डेटा के साथ जो एक्नॉलेजमेंट भेजना होता है ना, इसी को बोला जाता है पिगीबैक। चौथा क्वेश्चन है व्हाट करेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग जावा कोड स्नाइपेट टू कंपाइल। यहाँ पे 3 लाइन की एक जावा प्रोग्राम है और इसमें आपको कुछ करेक्शंस आपको करने हैं और करेक्शंस जो है यहाँ पे 4 ऑप्शंस के रूप में आपको दिया हुआ है और पता लगाना है कि इसमें क्या करेक्शन पॉसिबल होगा जिससे ये प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली रन कर जाए। तो पहले हम लोग सिंटेक्स चेक कर लेते हैं कि जावा के अंदर जो एरे डिक्लेयर करने का जो सिंटेक्स है वो करेक्ट है कि नहीं। तो पहली लाइन में लिखा हुआ है INT, यहाँ पे आपको सबस्क्रिप्ट दिया हुआ है x के लिए और न्यू ऑपरेटर है जिसके माध्यम से हम 10 ब्लॉक जनरेट कर रहे हैं और ये 10 ब्लॉक जो है 10 ब्लॉक कुछ इस तरीके से इस मेमोरी के अंदर एलोकेट होगा और नंबरिंग जो इसका होगा वो 0 से स्टार्ट होती है। फर्स्ट ब्लॉक का नाम यहाँ पे होगा 0, ये होगा 2, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5, 6, ये है आपका 7, 8 और ये हो गया 9। तो ये 0 से स्टार्ट होता है, इसकी इंडेक्स नंबर और 9 तक जाती है। दूसरी लाइन में एक फॉर लूप है और वो फॉर लूप जो है डेटा एरे के अंदर पुट करने के लिए या एरे के अंदर से डेटा को प्रिंट करने के लिए या अलग अलग टाइप के जो वेरियस प्रोसेसिंग होती है उसमें यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर लूप यूज कर रहे हैं, जिसमें पहला स्टेटमेंट है इनिशियलाइज किया हुआ है p को कि p इक्वल टू 0। तो जो हमारा एरे है x उसका फर्स्ट एलिमेंट 0 में है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका p लेस देन इक्वल टू लेंथ x डॉट लेंथ और लेंथ में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पैरेंथेसिस दिया हुआ है और ये पैरेंथेसिस जो है स्ट्रिंग टाइप डेटा के लिए एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे आप इसको नहीं लिख सकते, ये इंटीजर टाइप के लिए इंटीजर एरे के लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। दूसरा इसमें जो करेक्शन हो सकता है लेस देन इक्वल टू, ये इक्वल टू यहाँ पे नहीं होगा, लेस देन होना चाहिए था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो 10 एलिमेंट है x के अंदर वो 0 जो पॉकेट है उससे स्टार्ट होता है और 9 तक जाता है, 10वां पॉकेट इसके अंदर नहीं है। तो इसमें आप चेक करिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है। जैसे ये आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन है x डॉट लेंथ, क्या होना चाहिए था x डॉट लेंथ, यहाँ पैरेंथेसिस नहीं है, ये करेक्ट है। ये लाइन यहाँ पे देखिए ये करेक्ट है ये, और p लेस देन x डॉट लेंथ ये करेक्ट फॉर्मेट है इंटीजर एरे के लिए। तो चौथे प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ।
पांचवा प्रश्न में दिया हुआ है which of the following is not a transaction management SQL command। तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट SQL कमांड को समझने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा कमांड है जो SQL के अंदर यूज होता है। जैसे रोल बैक, ये जैसे जनरल एप्लीकेशन है उसके अंदर अंडू होती है, उस तरीके से ये काम करता है कि जो करंट एक्शन है, रिसेंट एक्शन जिसको आपने अभी परफॉर्म किया उसको अंडू कर देता है। और कमिट ये सेव करने के लिए करता है, जो आपका ट्रांजैक्शन हुआ उसको सेव कर देगा। जबकि सिलेक्ट जो है डेटा टेबल से सिलेक्ट करने के लिए यूज करता है। और सेव पॉइंट, हम अलग अलग सेव पॉइंट क्रिएट करते हैं कि स्पेसिफिक सेव पॉइंट के माध्यम से उसको रोल बैक करना या उसको कमिट करना जब होगा तो हम उसको उस सेव पॉइंट के नाम से रोल बैक या कमिट कर सकते हैं। तो इसमें जो पांचवें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, ये आपका ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट SQL कमांड नहीं है। ये छठा क्वेश्चन है कॉन्करेंसी कंट्रोल इन RDBMS इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि RDBMS के अंदर कॉन्करेंसी कंट्रोल किस लिए इंपॉर्टेंट है, किस कारण से इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि कॉन्करेंसी कंट्रोल है क्या। कॉन्करेंसी कंट्रोल RDBMS के अंदर मल्टी यूजर इन्वायरमेंट के अंदर मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस एंड यूज द सेम डेटाबेस एट वन टाइम which is known as concurrent execution of database। मतलब डेटाबेस के अंदर कोई टेबल है और उस टेबल के ऊपर एक से अधिक यूजर एक ही समय में काम कर रहे हैं, अलग अलग टास्क के अंदर उसको यूज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ डेटाबेस। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, जो डेटाबेस ट्रांजेक्शन है उसके दो मेन ऑपरेशन है, रीड और राइट। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है ये कि रीड और राइट को आपको मल्टीपल इन्वायरमेंट के अंदर मैनेज करना पड़ेगा इस तरीके से कि कोई भी यूजर जो डेटा को एक्सेस कर रहा है तो वो इस तरीके से उसको एक्सेस करे कि डेटा इनकंसिस्टेंट स्टेट में ना आ जाए, जिससे कोई डेटाबेस के अंदर प्रॉब्लम में आ जाए। तो इसी रीड और राइट या अपडेट ऑपरेशन को हम लोग कॉन्करेंट जो एग्जीक्यूशन है उसके अंदर हम लोग मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसको हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं कि एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर दो ट्रांजैक्शन एक ही टाइम में काम कर रहा है। एक ट्रांजैक्शन है TX और दूसरा है TY, और अकाउंट जो है, अकाउंट का नाम है A और उसके ऊपर TX और TY सेम टाइम में काम कर रहा है। तो तीन तरीके का प्रॉब्लम, यदि कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन को कंट्रोल नहीं करते हैं तो तीन तरीके का प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हो सकता है। पहला जो प्रॉब्लम है उसको बोल सकते हैं लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, जिसको हम लोग WW कॉन्फ्लिक्ट्स भी बोलते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है उसको हम लोग बोलते हैं डर्टी रीड प्रॉब्लम, जिसको हम लोग बोलते हैं WR कॉन्फ्लिक्ट। और तीसरा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है यदि हम कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन को कंट्रोल नहीं करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम, जिसको WR कॉन्फ्लिक्ट भी हम लोग बोलते हैं। तो WW कॉन्फ्लिक्ट या फिर लॉस्ट डेटा कॉन्फ्लिक्ट में एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि जो मेरा टेबल है उस टेबल के अंदर जो अकाउंट है A, उसके ऊपर T1 ने ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया और फर्स्ट ट्रांजेक्शन इसने किया कि उसके डेटा को रीड कर लिया। जैसे ही ये रीड करेगा तो यहाँ पे उसको मिलेगा कितना, 300 में उसने क्या किया, दूसरे टाइम पे T2 टाइम पे उसने A के अंदर जो भी अमाउंट था उसमें से 50 रुपया घटा लिया। लेकिन आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये माइनस करने से यहाँ पे डेटा अपडेट नहीं हुआ। जब तक TX ट्रांजेक्शन राइट ऑपरेशन या अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता तब तक डेटाबेस के अंदर आपको 300 ही मिलेगा। दोबारा जब इसको आप पढ़ते हैं तो 300 ही मिलेगा जब तक इसको राइट नहीं करता। तो उसी टाइम में जिस समय इसके अंदर वैल्यू सब्सट्रैक्ट हुआ 50 रुपए या 50 रुपए सब्सट्रैक्ट हुआ, उसी टाइम में
TY ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता है और डेटा को यहाँ पे रीड करता है। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि ये अभी तक राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ, इसलिए जब TY भी रीड करेगा तो उसको भी 300 ही उसको मिलेगा। अब इसने क्या किया कि इसमें 100 ऐड कर दिया अमाउंट, जो 300 अमाउंट था, तो यहाँ पे आपको हो गया 400, ये 400 हो गया। जब ये टास्क परफॉर्म किया तो उसी टाइम TX ने क्या कर दिया, वैल्यू को राइट कर दिया। जब TS ने वैल्यू को राइट किया तो उसने राइट कर दिया 250, ये राइट कर दिया कहाँ पे, उसने डेटाबेस के अंदर। फिर TY जब राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा उस समय उसने 400 उसमें डेटाबेस के अंदर राइट कर दिया। तो फाइनल वैल्यू जो A का होगा डेटाबेस के अंदर वो हो जाएगा आपका 400। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो TX ने ट्रांजेक्शन को कंप्लीट किया राइट ऑपरेशन के साथ, उसका जो 250 है वो लॉस्ट हो गया। अब आपको डेटाबेस में 400 मिलेगा। तो इसमें डेटाबेस के अंदर जो ये 250 लॉस हुआ, ये आपको WW कॉन्फ्लिक्ट या लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम इसके अंदर क्रिएट हो गया, मतलब टेबल आपका इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला गया। दूसरा जो प्रॉब्लम इसके अंदर है डर्टी रीड प्रॉब्लम, उसके अंदर देखिए क्या हुआ है कि जो TX है उसने T1 टाइम के ऊपर डेटा रीड किया, उसको 300 यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे 300 मिला, उसमें क्या कर दिया, उसने 50 ऐड कर दिया। फिर उसने उसको डेटाबेस के अंदर अपडेट भी कर दिया, मतलब अब डेटाबेस के अंदर जो भी रीड करेगा उसको मिलेगा 350। अब यहां पे क्या होगा कि जब TY डेटा अपना ट्रांजेक्शन स्टार्ट करा है T4 टाइम में, तो उसको मिल गया यहां पे कितना, 350, क्योंकि यहां पे राइट हो गई थी। लेकिन सर्वर के कुछ प्रॉब्लम के कारण डेटा क्या हो गया, रोल बैक हो गई। रोल बैक होने का मतलब क्या है कि जो लास्ट यहाँ पे ट्रांजेक्शन था राइट का, वो रोल बैक हो गया, मतलब 350 की जगह पे कितना हो गया, फिर से 300 ही आ गया यहाँ पे डेटाबेस के अंदर। ये प्रॉब्लम हुआ कि सर्वर यहाँ पे ठीक से काम नहीं करा था, किसी कारणवश रोल बैक हो गई। लेकिन आपने यहाँ पे देखा क्या कि रीड ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया यहाँ पे, 350, लेकिन डेटाबेस के अंदर क्या है, 300। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग बोलते हैं डर्टी रीड। इस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है आपका अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम। अब इसमें एक ही ट्रांजेक्शन जो है, सॉरी, अलग अलग टाइम में अलग अलग डेटा, एक ही डेटा वैल्यू को रीड करता है अलग अलग वैल्यू के साथ। यहाँ देखते हैं कि T1 टाइम में TX ने A को रीड किया, यहाँ पे उसको मिल गया 300। अब ये 300 इसकी तरीके से इसमें वो रीड किया हुआ है। दूसरा ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो गया, उसने वैल्यू रीड किया यहाँ पे A, इसको भी मिल जाएगा यहाँ पे 300। इसने क्या किया, 300 के अंदर ऐड कर दिया वैल्यू 100। 100 ऐड करने के बाद यहाँ पे इसने राइट भी कर दिया, तो डेटाबेस के अंदर चेंज हो गया 400। फिर TX ने रीड ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया, रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब उसको यहाँ पे डेटाबेस के अंदर कितना मिलेगा, 400। अब आप देख रहे हैं कि TX ट्रांजेक्शन एक बार A की वैल्यू जब रीड किया तो उसको मिला 300, और दूसरी बार जब रीड करा तो मिला यहाँ पे 400। इस तरीके का जो प्रॉब्लम है इसको बोलते हैं हम लोग अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है, और वो प्रोटोकॉल यहाँ पे है कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक, जिसमें एक है लॉक बेस प्रोटोकॉल, दूसरा है टाइम स्टैम्प बेस प्रोटोकॉल, और तीसरा है आपको वैलिडेशन बेस प्रोटोकॉल। इस तरीके से इसको ट्रांजेक्शन को 2 या 3 ट्रांजेक्शन किसी एक ही डेटा के ऊपर है तो उसको हम लोग मैनेज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कॉन्करेंसी कंट्रोल को क्यों जरूरी है कंट्रोल करना।
तो आप चेक करिए यहाँ पे टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी तो करना है, ये तो तय है कि डेटा इंटीग्रिटी के लिए ही करते हैं। व्हेन रीड ऑकर टू द डेटाबेस इन ए मल्टीपल इन्वायरमेंट, तो मल्टीपल रीडिंग यदि होती है तो आपने देखा यहाँ पे कि इस तरह का कोई प्रॉब्लम यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि दो रीड है तो प्रॉब्लम है, एक राइट दो राइट हो एक साथ तो प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर एक राइट हो रीड हो प्रॉब्लम हो सकता है, राइट हो रीड हो। रीड के दो रीड एक्शन के लिए कोई प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा, तो इस तरीके से ए ऑप्शन मेरा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी तो करना ही है। व्हेन अपडेट ऑकर टू डेटाबेस इन सिंगल यूजर इन्वायरमेंट, जैसे ही आप सिंगल यूजर इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो ये ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि पहले ही हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि ये मल्टी यूजर इन्वायरमेंट के अंदर होता है ये, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गई। तीसरा ऑप्शन है टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी व्हेन अपडेट ऑकर टू द डेटाबेस इन मल्टी यूजर इन्वायरमेंट, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो अपडेट या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं दो अपडेट मतलब राइट कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो हम लोग इसको मैनेज करने के लिए कॉन्करेंसी कंट्रोल करते हैं। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। ये ऑप्शन इसलिए गलत है डी ऑप्शन, जैसे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सिंगल यूजर इन्वायरमेंट आपको दिया हुआ है। इस तरीके से छठे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो दोबारा से इसको आप एक बार जरूर वीडियो को पॉज करके आप देखें, इसमें जो भी मैंने आपको बताया है। सातवां प्रश्न है यहाँ पे एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन 3 यूजर प्रोसेस ईच रिक्वायरिंग 3 यूनिट ऑफ रिसोर्स आर, द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट ऑफ आर सच दैट नो डेडलॉक विल ऑकर इज। अब यहाँ पे 3 प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस, ये दूसरा प्रोसेस और ये तीसरा प्रोसेस, और रिसोर्स जो है वो रिसोर्स है आपका आर, और ये पूछ रहा है कि ये तीनों आपको रन करना चाहिए। एक पैरेलल रनिंग है यहाँ पे कि तीनों एक साथ रन यदि करेगा तो कितने आर की कॉपी की रिक्वायरमेंट होगी जिससे ये तीनों प्रोसेस आसानी से रन कर जाए। यदि आप इसको चेक करें, यदि हम आर की 2 कॉपी हम लोग रखते हैं, एक R1 और एक R2, एक R1 और एक R2, यदि मान लीजिए कि R1 को प्रोसेस ए को हम दे दें, ये मान लीजिए कि प्रोसेस ए है, ये प्रोसेस बी है और ये प्रोसेस सी है, तो ये तो एग्जीक्यूट होगा नहीं क्योंकि इसको आर की 2 यूनिट चाहिए होती है। यदि ये यूनिट आप इसको दे देते हैं ए को, तो इसका मतलब है कि ये तो रन हो जाएगा, फिर उसी तरीके से ये रन हो जाएगा, तो ये 1 बाय 1 सीरियल एग्जीक्यूशन हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कॉन्करेंट ये रन करना चाहिए, तो इस तरीके का ये प्रॉब्लम जो है यहाँ पे आर और R1 जो कॉपी है आर का, वो एक बार में हम यदि 1 बाय 1 करके ए को बी को सी को देते हैं तो सक्सेसफुली वो रन कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको मल्टीपल प्रोसेस को रन करना है एक साथ में, तो आपको देखना होगा कि उसी टाइम में यदि आर के किसी यूनिट को डिमांड कर रहा है, उसी टाइम हो सकता है कि बी भी डिमांड कर दे, सी भी कर दे सेम टाइम में, तो किस तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा। तो यदि 2 कॉपी की जगह पे यदि हम तीसरी कॉपी यहाँ पे ले, तो पॉसिबल है कि हम एक यूनिट को हम यहाँ पे दे दें इसको, ये 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा, पॉसिबल है ये। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि हम एक यूनिट ए को दे दें, एक यूनिट बी को दे दें और एक यूनिट सी को दे दें। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेडलॉक ऑकर हो जाएगा, ए बी सी तीनों वेट कर रहा होगा आर की दूसरी कॉपी के लिए। तो इस तरीके से आप देखें कि इसमें जो ऑप्शन था, ऑप्शन बी ये रिजेक्ट हो गया,
ऑप्शन सी भी रिजेक्ट हो गया। अब ऑप्शन बचा हुआ है 5 या इसमें 4 ऑप्शन हो सकता है इसमें। तो एक और यूनिट हम इसका क्रिएट करते हैं आर का, वो हो गया आपको R4। अब हमने क्या किया कि A1 को दे दिया यहाँ पे R1, B को दे दिया R2, C को दे दिया R3। अब एक यूनिट यहाँ पे बचा हुआ है, ये हमने फिर दे दिया किसको, A1 को, A को दे दिया, सॉरी A1 को नहीं, A को। और इस तरीके से A जो है सक्सेसफुली रन कर जाएगा। जैसे ही ये रन करेगा तब तक ये B और C वेट कर रहा है R की जो दूसरी कॉपी है उसके लिए। तो A जैसे ही इसको रिलीज करेगा तो R की 2 यूनिट अवेलेबल होगी और उसमें आप इसको 1 यूनिट दे दीजिए, फिर इसको 1 यूनिट दे दीजिए। इस तरीके से B और C दोनों आराम से रन कर जाएगा। इसलिए इस तरह का जो क्वेश्चन है उसमें आपको ध्यान रखना कि कितने यूजर उसके अंदर आपको है। तो जितने यूजर हैं उससे एक ज़्यादा आप जो रिसोर्स है उसके यूनिट को आप सिलेक्ट करेंगे। तो 3 यूजर है, 3 प्लस कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू हो गया 4, 7 का राइट आंसर हो जाएगा 4। 8वां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर 4096 इन बाइनरी फॉर्मेट इज। कितने बाइनरी बिट की जरूरत पड़ेगी 4096 को बाइनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सिंपली इसको हम लोग क्या करते हैं कि बाइनरी फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इससे एग्जैक्ट पता चल जाएगा 4096 ये है आपका नंबर। इसको बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करते हैं। 2 से जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा आपको 2048। फिर 2 से आप इसको गुना करेंगे 2 और इसको, और इसमें से आप 4096 में से माइनस करेंगे तो शेष बच जाएगा यहाँ पे 0। फिर 2 से आप डिवाइड करेंगे इसको, ये आपको डिवाइड हो जाएगा 1024 बार में। इसकी भी रिमाइंडर कितना आएगी 0 आएगी। फिर 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 512 बार में ये डिवाइड हो जाएगा और इसकी भी रिमाइंडर आएगी आपको 0। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 256 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा और इसकी रिमाइंडर हो जाएगी आपको 0। फिर आपको 2 से इसमें डिवाइड करना है तो ये आपको आएगा 128। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 64 आएगा। अब ये सब जगह पे आप 0 0 आप देख सकते हैं। फिर 2 से आप डिवाइड करेंगे 32 टाइम 64 होगा। फिर यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा 0। फिर 2 से आप डिवाइड करिएगा तो यहाँ पे ये 16 टाइम डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 0। फिर 2 से आप डिवाइड करेंगे हो जाएगा 8 टाइम, ये रिमाइंडर हो गया 0। फिर यहाँ पे आप 2 से करेंगे डिवाइड, ये 8 है, 4 टाइम ये लग जाएगा, रिमाइंडर हो गया 0। फिर 2 से आप लगाएंगे जब तक 1 नहीं हो जाएगा तो 2 टाइम 0 और लास्ट डिवीजन है। फिर 2 से आपको लगाना है 1 टाइम, यहाँ पे रिमाइंडर हो गया 0। अब इसको आप काउंट कर सकते हैं, ये एक डिजिट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। डी इसका राइट आंसर है। नौवां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इंप्रूव द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कैश मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आपको पता है कि ये रैम होता है ये, लेकिन रैम से भी एक फास्ट मेमोरी है जिसको बोलते हैं कैश मेमोरी। और ये हार्ड डिस्क आपका जो होगा वो यूज करते हैं हम लोग, या फिर वो डिवाइस जिसके अंदर परमानेंट डेटा स्टोर करते हैं
और वर्चुअल मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो मेमोरी है अवेलेबल आपके पास, उससे बड़ी जो प्रोग्राम है उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें मेथड ये यूज़ किया जाता है कि जो लार्ज प्रोग्राम होता है उसको स्मॉल पीसेस में हम लोग ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसको ओवरले बोला जाता है। और हम क्या करते हैं कि जो मेरे पास मेमोरी है उस मेमोरी के अंदर पहला ओवरले को यहाँ पे हम लोग लोड कर देते हैं, और ये ओवरले जो एग्जीक्यूशन इसका जब हो जाएगा तब ये दूसरे ओवरले या फिर दूसरे जो प्रोग्राम फ्रेगमेंट है उसको वो ब्रिंग कर लेगा मेमोरी के अंदर, उस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। तो ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ये है कि जो वर्चुअल मेमोरी है वो पार्शियली लोडेड प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, और इससे यूजर को लगता है कि उसके पास जो मेमोरी है वो काफ़ी बड़ी है, लेकिन एक्चुअल में जो फिजिकल मेमोरी होती है वो एक फिक्स साइज में रहता है। और ये प्रोसेस या वर्चुअल मेमोरी के माध्यम से ऐसा इल्यूजन होता है कि हमारे पास एक लार्ज मेमोरी स्पेस अवेलेबल है। आप इसको एक बार से फिर से रिव्यू करके देख लीजिए कि ये वर्चुअल मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है कि एक लार्ज प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को मैंने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और जो ये पार्ट में डिवाइड हुआ उसको बोलता है ओवरले। और ये फर्स्ट ओवरले है, मान लीजिए ये मेमोरी के अंदर लोड हो गया, और जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर ये दूसरे को कॉल कर लेगा, फिर तीसरे को कॉल कर लेगा, फिर चौथे को कर लेगा। तो ये पूरे प्रोग्राम को एक बार मेमोरी में फिट बैठाने के लिए के जगह पे हम उसके कुछ पार्ट्स को हम लोग लेकर एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो मेमोरी होती है उसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल मेमोरी। 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू द रिलेशनल RDBMS। ऑप्शन है आपको, ऑप्शन ए है a disadvantage of highly normalized table is that the query may require too many time consuming join। ये ऑप्शन आपका सही है। ये लोग नॉर्मलाइज इसीलिए करते हैं कि डेटा मेरा कंसिस्टेंट स्टेट में रहे। क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। फॉरेन की कांस्टेंट जो होता है वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए होता है, ये भी सही है। प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रो इन द टेबल, ये भी सही है। नल रिड्यूस द स्पेस रिक्वायरमेंट इन द टेबल, ये गलत है। नल भी आप चाहें तो काउंट कर सकते हैं, जब डेटाबेस के ऊपर काउंट जो मेथड है, काउंट फंक्शन है, उसको जब अप्लाई कीजिएगा तो उसमें नल को भी काउंट कर लेता है। इसलिए 10वां प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे ये वीडियो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको इसमें जितने भी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस किए हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और अपनी फीडबैक जो है आप रिकॉर्ड करते रहिए, देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।